नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं एआई से कोडिंग करवाने के बारे में। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प गाइड है जो प्रोफेसर रॉस माइक के साथ हुई एक बातचीत पर आधारित है। ये खास तौर पर एक टूल क्लॉड कोड पर फोकस करती है। हाँ। आजकल हर कोई एआई से ऐप बनाने की कोशिश कर रहा है, पर ज्यादातर लोगों के जो नतीजे हैं सच कहूं तो कुछ खास नहीं होते। हाँ, और यही इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा पॉइंट है। प्रोफेसर माइक कहते हैं कि अब हम उस दौर से आगे निकल चुके हैं जहां हम खराब नतीजों के लिए एआई को दोष देते थे। अच्छा। अब सारी जिम्मेदारी यूजर पर है। मतलब मुद्दा ये नहीं है कि एआई कितना स्मार्ट है, बल्कि यह है कि हम उसे कितने स्मार्ट निर्देश दे रहे हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात है। बिल्कुल। ये एआई से सिर्फ कोडिंग करवाने के बारे में नहीं है, ये असल में एआई के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बारे में है। इसे करने का एक पूरा फ्रेमवर्क दिया गया है। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। हम उस पहले और सबसे जरूरी कदम के बारे में जानेंगे जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। एक ऐसे छिपे हुए टूल के बारे में जो पूरी गेम बदल सकता है। और हाँ, जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए कुछ बहुत जरूरी चेतावनियों पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहली और बुनियादी बात से शुरू करते हैं। प्रोफेसर रॉस माइक इस बात पर बार बार जोर देते हैं, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। मुझे लगता है कि ये बात सबने सुनी है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है जब हम एक ऐप बनाने की बात कर रहे हों? इसका मतलब समझने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। सोचिए, आप एक बहुत ही काबिल एक इंसान इंजीनियर को हायर करते हैं और उसे बस इतना कहते हैं, मेरे लिए एक सोशल मीडिया ऐप बना दो। ठीक है। तो क्या आप उससे अच्छे नतीजों की उम्मीद करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसे बताएंगे कि ऐप में क्या क्या फीचर्स होंगे, उसका लुक कैसा होगा, यूजर्स क्या क्या कर पाएंगे। एआई भी उसी काबिल इंजीनियर की तरह है, उसे भी साफ साफ निर्देश चाहिए। ये बात तो समझ आती है, लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एआई को बस एक मोटा मोटा आइडिया देना काफी है। पर प्रोफेसर माइक कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलती है। हाँ। वो कहते हैं कि पूरे प्रोडक्ट के बारे में बताने के बजाय उसे अलग अलग फीचर्स में तोड़ना शुरू करें। एकदम सही। और ये सिर्फ फीचर्स की लिस्ट बनाने से कहीं ज्यादा है। मान लीजिए आपको एक ऐप बनाना है, तो सबसे पहले सोचें इसके 4 या 5 सबसे जरूरी फीचर्स क्या हैं। जैसे यूजर लॉगिन, वीडियो अपलोड, लाइक और कमेंट। हाँ, लाइक और कमेंट, और एक प्रोफाइल पेज। आपकी योजना, जिसे टेक्निकली पीआरडी कहते हैं, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट, वो बस इन्हीं फीचर्स की एक साफ सुथरी लिस्ट होनी चाहिए। अच्छा। ज्यादातर लोग बस प्रोडक्ट का एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख देते हैं और फिर निराश हो जाते हैं जब एआई जादुई रूप से उनके मन की बात नहीं समझ पाता। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस बातचीत में एक प्रक्रिया सुझाई गई है जो मेरे हिसाब से तो गेम चेंजर है। एआई पहले फीचर 1 बनाएगा, जैसे कि यूजर लॉगिन। फिर कोड लिखने के तुरंत बाद एआई उसी फीचर के लिए एक टेस्ट लिखेगा। सही है। और केवल अगर वो टेस्ट पास हो जाता है तभी वो फीचर 2 पर आगे बढ़ेगा। ये तो ऐसा है जैसे हर कदम पर एक क्वालिटी चेक हो रहा है। बिल्कुल, हर एक स्टेप पर। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले मॉडल एक फीचर बना देता था और हमें पता ही नहीं चलता था कि वो सही से काम कर भी रहा है या नहीं। अब हम एक ऐसी प्रक्रिया बना सकते हैं जहां हर कदम पर ऑटोमेटिक चेकिंग हो रही है। और अगर टेस्ट फेल हो गया तो मॉडल वापस जाकर पहले फीचर को ठीक करने पर काम करेगा। ये सॉफ्टवेयर बनाने का एक बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड और भरोसेमंद तरीका है। ये अंदाजे से काम करने को प्रोसेस से बाहर कर देता है। ये फीचर्स में तोड़ने वाली बात तो समझ आती है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आखिर एआई को कितना डिटेल में बताना पड़ता है? क्या एक मोटा आइडिया काफी नहीं है? ज्यादातर लोग तो बस क्लॉड कोड को एक सामान्य सा आइडिया देते हैं और उसे ही प्लान बनाने देते हैं। पर इस बातचीत में एक बहुत बेहतर तरीका बताया गया है। हाँ, और ये शायद इस पूरी बातचीत का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। सोर्स में एक खास टूल का जिक्र है, आस्क यूजर क्वेश्चन। आस्क यूजर क्वेश्चंस। जी, ये टूल पूरी प्रक्रिया को पलट देता है। आप एआई को ये नहीं बताते कि क्या करना है, बल्कि एआई आपका इंटरव्यू लेना शुरू कर देता है ताकि वो आपके विजन को ठीक से समझ सके। 1 मिनट रुकिए, एआई को मेरा इंटरव्यू लेने की क्या जरूरत है? क्या इसका मकसद यही नहीं है कि मुझे कम काम करना पड़े? ये तो उल्टा लग रहा है। सुनने में उल्टा लगता है, पर असल में ये आपका बहुत सारा काम बचाता है। सोचिए, एआई आपसे ऐसे सवाल पूछता है जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा।
और ये सिर्फ सामान्य सवाल नहीं होते, बल्कि बहुत ही सटीक और बारीक सवाल होते हैं। ये आपको एक बेहतर प्रोडक्ट मैनेजर बनने पर मजबूर करता है। इस बातचीत में एक टिकटॉक यूजीसी ऐप बनाने का उदाहरण दिया गया है। एआई सिर्फ ये नहीं पूछता कि ऐप क्या करेगा, नहीं, वो पूछता है शुरू से अंत तक आपका सटीक यूजर वर्कफ्लो क्या है। मतलब एक यूजर ऐप खोलेगा, फिर क्या करेगा, उसके बाद क्या होगा, ऐप को एपीआई की लागत को कैसे संभालना चाहिए, क्या कोई तय बजट होना चाहिए, हाँ, आप किस तरह का यूआई स्टाइल चाहते हैं, मिनिमलिस्ट, डैशबोर्ड हेवी या चैट फर्स्ट। और ये सिर्फ शुरुआत है। वो ऐसे तकनीकी सवाल भी पूछता है जैसे आप कौन सा डेटाबेस और होस्टिंग पसंद करेंगे, AWS, गूगल क्लाउड या कुछ और। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में कई गैर तकनीकी यूजर्स सोचने की जहमत भी नहीं उठाएंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट की नींव के लिए बहुत जरूरी है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या होगा अगर किसी को इन सवालों का जवाब नहीं पता? मुझे तो नहीं पता होगा कि कौन सा डेटाबेस बेस्ट है। और यहाँ एक बहुत ही सरल और शानदार सलाह दी गई है। अगर आपको जवाब नहीं पता तो उस सवाल को कॉपी करें, उसे चैट जीपीटी या क्लॉड जैसे किसी दूसरे चैटबॉट में पेस्ट करें। अच्छा। अपनी स्थिति बताएं और सबसे अच्छे विकल्प के बारे में पूछें। जैसे आप पूछ सकते हैं, मैं एक वीडियो शेयरिंग ऐप बना रहा हूं जिसकी शुरुआत में 1000 यूजर्स होंगे। मेरे लिए कौन सा डेटाबेस और होस्टिंग सबसे सस्ता और आसान रहेगा? वाह, तो आप एक एआई की मदद से दूसरे एआई के लिए बेहतर मैनेजर बन रहे हैं। एग्जैक्टली। ये सिर्फ निर्देश देने के बारे में नहीं है, ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस बन जाती है जहां आप एआई की मदद से अपने खुद के आइडिया को और बेहतर ढंग से समझते हैं। बिल्कुल। और इस सब का नतीजा क्या है? आप एक बहुत ही डिटेल्ड और मजबूत योजना बनाते हैं। इससे बाद में होने वाली बहुत सारी माथापच्ची बचती है, जिसका मतलब है टोकन की बचत और अंत में पैसे की बचत। आप उससे बच जाते हैं जिसे प्रोफेसर माइक एआई स्लॉप कहते हैं। एआई स्लॉप? हाँ, यानी ऐसा कोड जो शायद काम तो करता है लेकिन अधूरा और खराब तरीके से बनाया गया है, जिसे ठीक करने में और ज्यादा समय और पैसा लगता है। प्लानिंग में लगाया गया 1 घंटा डेवलपमेंट में 10 घंटे बचा सकता है। ठीक है, तो हमने एक बेहतरीन प्लान बना लिया है, एआई से इंटरव्यू करवाकर सारी डिटेल्स फाइनल कर लिए हैं। इसके बाद आता है असली मैजिक, या कम से कम सुनने में तो ऐसा ही लगता है। एक ऑटोमेशन टूल है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, जिसका नाम है रैल्फ। रैल्फ? ये आपकी डिटेल्ड योजना लेता है और बिना रुके एक एक करके सारे फीचर बना देता है। ये तो हर डेवलपर का सपना लगता है। हाँ, सुनने में ये एक सपने जैसा ही लगता है, लेकिन प्रोफेसर माइक यहाँ एक बहुत कड़ी चेतावनी देते हैं। क्या? एक नौसिखिए के लिए रैल्फ का इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे बिना ड्राइविंग सीखे टेस्ला को उसके ऑटो पायलट फीचर के लिए खरीदना। ये एक बहुत बुरा आइडिया है। ऐसा क्यों? अगर मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है तो मैं उसे ऑटोमेट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एआई के साथ एक एक करके मैन्युअल रूप से फीचर्स बनाने से आपको प्रक्रिया का एहसास होता है। आप सीखते हैं कि अच्छे प्रॉम्प्ट कैसे लिखें, आप गलतियों को पहचानना सीखते हैं। अच्छा। और आप वो करते हैं जिससे सोर्स में वाइब क्यूए टेस्टिंग कहा गया है। मतलब आप ऐप को खुद इस्तेमाल करके देखते हैं और महसूस करते हैं कि क्या ये सही वाइब दे रहा है। वाइब क्यूए टेस्टिंग? हाँ, क्या बटन सही जगह पर है, क्या एनिमेशन स्मूथ है। ये फील वाली चीजें ऑटोमेटेड टेस्ट नहीं पकड़ सकते। मतलब आप कह रहे हैं कि सीधे ऑटोमेशन पर कूदने का मतलब है कि आप सीखने की प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। आप कार चलाना सीखे बिना ही रेस में हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, रैल्फ को सीधे इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे किसी को रेसिपी की किताब देकर सीधा मास्टर शेफ के फाइनल में भेज देना। पहले उसे अंडे उबालना, सब्जी काटना तो सीखना पड़ेगा ना। मैनुअल प्रोसेस वही ट्रेनिंग है। आप सीखते हैं कि एआई कहाँ गलतियां करता है, उसे कैसे ठीक करना है। ये अनुभव अनमोल है। सोर्स में दी गई सलाह तो बहुत सीधी और कठोर है। वो कहते हैं जब तक आपने वास्तव में एक ऐप बनाकर उसे डिप्लॉय नहीं कर दिया हो जिसका एक क्लिक करने योग्य यूआरएल हो, तब तक आपको रैल्फ का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। ये कठोर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का इरादा सही है। और जब आप इसका इस्तेमाल करते भी हैं तो इसकी सफलता 100% उस योजना पर निर्भर करती है जो आपने आस्क यूजर क्वेश्चन टूल का इस्तेमाल करके बनाई थी। अगर आपकी योजना खराब है तो रैल्फ बस एक खराब प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया को तेजी से ऑटोमेट कर देगा। जैसा कि सोर्स मजाक में कहता है, आप बस एंथ्रोपिक को पैसे डोनेट कर रहे हैं। सही बात है। रैल्फ कोई जादुई छड़ी नहीं है, ये एक शक्तिशाली एम्पलीफायर है।
ये अच्छी योजनाओं को शानदार नतीजों में बदल सकता है और खराब योजनाओं को महंगी गलतियों में। ठीक है, ये सब बहुत जानकारीपूर्ण रहा है। हमने योजना बनाने, उसे डिटेल करने और फिर उसे सावधानी से लागू करने की बात की। इस बातचीत का अंत 5 मुख्य बातों की एक शानदार लिस्ट के साथ होता है। हाँ, अगर हमें इस पूरी चर्चा को कुछ जरूरी टेक अवे में समेटना हो तो वो क्या होंगे? जरूर। पहला तो वो ही है जिसकी हमने अभी बात की, आस्क यूजर क्वेश्चन टूल का इस्तेमाल करें। ये सबसे कम आंका गया लेकिन सबसे शक्तिशाली फीचर है। ठीक है। दूसरा, तकनीकी शब्दों में न उलझें। लोग अक्सर MCPs, स्किल्स जैसी फैंसी चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन प्रोफेसर माइक के अनुसार एक ठोस योजना इन सब से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। योजना ही नींव है। और तीसरा है, रैल्फ का इस्तेमाल बाद में करें। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, पहले मैन्युअली रूप से कुछ बनाएं और अनुभव हासिल करें। चौथा पॉइंट मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा, कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखें। सोर्स में एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह दी गई है। अगर AI का कॉन्टेक्स्ट विंडो 50% से ज्यादा भर जाता है तो उसका प्रदर्शन गिर सकता है। यह एक दिलचस्प बात है। इसकी तुलना एक ऐसे छात्र से की गई है जिस पर आप एक साथ बहुत ज्यादा जानकारी डाल रहे हैं। अच्छा। एक समय के बाद वो जानकारी को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता, जरूरी बातें भूलने लगता है और सिली मिस्टेक्स करने लगता है। AI के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत भर जाती है तो वो पहले दिए गए निर्देशों को भूल सकता है या भ्रमित हो सकता है। इसलिए अक्सर एक नया सेशन शुरू करना बेहतर होता है, खासकर जब आप एक नए बड़े फीचर पर काम कर रहे हों। और पांचवा और आखिरी बिंदु, जो शायद सबसे गहरा है, हिम्मत दिखाएं, हैव ऑडेसिटी। चलिए इस पर थोड़ा और बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? यह इस पूरी बातचीत का सार है। सोचिए, अगर AI की मदद से एक बेसिक ऐप बनाना इतना आसान हो गया है कि कोई भी कर सकता है, तो फिर कौन सी चीज आपके सॉफ्टवेयर को खास बनाएगी? सही बात है। अगर हर कोई एक जैसा टू डू लिस्ट ऐप बना सकता है तो आपका ऐप अलग कैसे होगा? मतलब कंपटीशन अब टेक्निकल स्किल का नहीं रहा, बल्कि आइडिया और क्रिएटिविटी का हो गया है। बिल्कुल। ये अब स्वाद, यूजर अनुभव और कुछ नया, कुछ साहसी बनाने के बारे में है। सोर्स इसे स्क्रॉल स्टॉपिंग सॉफ्टवेयर कहता है। स्क्रॉल स्टॉपिंग सॉफ्टवेयर? हाँ, ऐसा सॉफ्टवेयर जो इतना दिलचस्प, इतना अनोखा हो कि लोग उसे देखने के लिए स्क्रॉल करना बंद कर दें। ये सिर्फ फंक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि वो कैसा महसूस कराता है, क्या इमोशन जगाता है। बातचीत में इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है, एक रनिंग ऐप का। अब हजारों रनिंग ऐप्स हैं जो आपकी दूरी और गति को ट्रैक करते हैं, लेकिन ये ऐप आपकी वर्तमान भावना के आधार पर एक व्यक्तिगत रूट बनाता है। अगर आप तनाव में हैं तो ये आपको एक शांत पार्क वाले रास्ते पर भेजेगा। अगर आप गुस्से में हैं तो शायद एक चुनौतीपूर्ण चढ़ाई वाले रास्ते पर। वाह! ये कोई नकल नहीं है, ये एक मौलिक विचार है। हाँ, और ये दिलचस्प है कि इसे बनाने वाले ने पहले इसे पेन और कागज पर स्केच भी किया था। उन्होंने एनिमेशन, रंगों के उपयोग और ऐप के ओवरऑल अनुभव के बारे में सोचा था। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी मानवीय रचनात्मकता, स्वाद और विचारशीलता सबसे ज्यादा मायने रखती है। AI आपको एक चैट इंटरफेस बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि आपके ऐप को क्या खास बनाएगा। वो हिम्मत, वो आत्मविनम्रता तो आपको दिखाना होगा। तो सबसे बड़ी सीख ये लगती है कि जैसे जैसे AI टूल्स ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं, जिम्मेदारी वापस हम इंसानों पर आ रही है। हाँ, ये सिर्फ एक बटन दबाने और जादू की उम्मीद करने के बारे में नहीं है। ये गहरी योजना, विचारशील डिजाइन और वास्तव में कुछ अनोखा बनाने का साहस रखने के बारे में है। बिल्कुल। ये उपकरण हमें बनाने में मदद करने के लिए हैं, लेकिन वे विजन प्रदान नहीं कर सकते। वो एक बहुत ही काबिल सहयोगी हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के निर्माता नहीं। असली निर्माता अभी भी इंसान ही है। और यह हमें सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ देता है। सोर्स स्क्रॉल स्टॉपिंग सॉफ्टवेयर बनाने की बात करता है। एक ऐसी दुनिया में जहां AI लगभग कुछ भी बना सकता है जो हम उसे बताते हैं, शायद सबसे मूल्यवान मानवीय कौशल अब ये नहीं है कि कैसे बनाया जाए, बल्कि ये है कि क्या और क्यों बनाया जाए। ऐसी कौन सी चीज है जो वास्तव में नई और विचारशील है, जिसे बनाना सार्थक है और जिसके बारे में एक मशीन खुद से कभी नहीं पूछेगी।